तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आपका ये ऋग वैदिककालीन समाज को देखा था कि सामाजिक जीवन कैसे चल रहा था। अब देखेंगे हम लोग उत्तर वैदिककालीन समाज को कि उत्तर वैदिककालीन समाज कैसे और एडवांस हुआ था और इसमें क्या क्या गिरावट आया था, क्या क्या इसमें और उत्थान हुआ था। तो उत्तर वैदिककालीन को देखेंगे तो ये हो जाता है आपका 1000 से कब तक, तो 600 BC तक ले 1000 से 600 BC में क्या हुआ था। तो पहला देखे थे उत्तर वैदिककालीन में, जैसे कि परिवार देखे थे। तो परिवार में मैंने बताया था कि उत्तर वैदिककालीन में परिवार 4-4 पीढ़ी होते थे, नाना नानी मामा फुफेरा सब एक ही जगह पर रहते थे। लेकिन यहाँ पे परिवार देखिए अब क्या हो रहा है, तो 1 से 2 पीढ़ी, 2 से 3 पीढ़ी मैक्सिमम बस। उसके बाद मात्र जो पक्ष है, यानी कि मम्मी का पक्ष है, जो पापा का पक्ष है, अब ये लोग अलग अलग, मम्मी तुम उधर रहो, पापा इधर रहो। मतलब कि मम्मी पापा का अब कोई भी ऐसा बंधन नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि मात्र पक्ष वाले, यानी कि मम्मी मामा मौसी, ये लोग अब उधर साइड में, और पापा के यहाँ का चाचा चाची बुआ अब इधर साइड में। यानी कि इन लोगों का अब मातृपक्ष और पितृपक्ष का अलगाव देखा जा रहा है यहाँ पे परिवार में। जबकि यही ऋग वैदिक काल का था तो 3-3 4-4 5-5 पीढ़ी तक एक ही में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे। अब परिवार में बंटवारा दिखाई दे रहा है उत्तर वैदिक कालीन में। फिर वर्ण व्यवस्था में देख लीजिए, वर्ण व्यवस्था थोड़ा सा और जटिल हो गया था। जाति प्रथा पर आप कैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्ण व्यवस्था में आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा वर्णों में, तो 4 वर्णों के अंत्येष्टि का होता है समाधान, कैसे मतलब कि दफनाया जा रहा है। तो अब इस चारों वर्णों में जो 4 वर्ण बताए थे ना कि शूद्र एक होता था आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। तो चारों वर्णों में अब अंत्येष्टि जो समाधान है वो अब अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रूप से दफनाया जाने लगा है। चारों वर्णों के लिए अब अलग अलग शब्द का भी प्रयोग होने लगा है। जैसे कहेंगे कि इसमें कि जो ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मण के लिए कहेंगे कि इधर आइए। फिर जो ये क्षत्रिय रहेंगे, इधर आओ। फिर यदि ये वैश्य है तो आओ। उसके बाद इधर ये शूद्र है तो जल्दी दौड़ के आओ। यानी कि एक तरह से देखेंगे ना तो मेंटालिटी अब चेंज हो गई लोगों की। एक तरह से जो शूद्र है इसको कम सम्मान दिया जा रहा है, थोड़ा सा और उससे अधिक इस वैश्य को दिया जा रहा है, थोड़ा सा और अधिक क्षत्रिय को, और सबसे ज़्यादा ये ब्राह्मण को सम्मान अब समाज में मिलने लगा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो संस्कार, जो बताया था ना कि 18 संस्कार होते हैं, अभी पढ़ाएंगे 18 संस्कार कैसे होते हैं, जो 18 विवाह होते हैं उसको भी देखेंगे, सांस्कृतिक में अभी देखेंगे। ठीक है। तो ये जो उपनयन संस्कार है उसी में एक आता है उपनयन, जो शिक्षा के लिए होगा, शिक्षा के लिए कि जब संस्कार दिया जाता है कि जब शिक्षा ग्रहण करना होता है तो उसी समय उपनयन संस्कार दिया जाएगा। तो देखिए अब उपनयन संस्कार में भी अब अलग अलग से उपनयन संस्कार दिया जा रहा है कि ब्राह्मण को 8 वर्ष में दिया जा रहा है, क्षत्रिय को 11 वर्ष में, और वैश्य को ये 12 वर्ष में। शूद्रों को दिया ही नहीं जा रहा है। शूद्रों का कार्य कि वो सेवा करेंगे, उन लोगों को पढ़ने लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो रहा है। फिर इन जो ब्राह्मण थे उनको बसंत ऋतु में सूत के धागे का बना के दिया जाता था। इनके उपनयन संस्कार में गायत्री मंत्र पढ़ा जा रहा है। जबकि क्षत्रिय में देखेंगे तो क्षत्रिय का जो गर्मी का महीना ग्रीष्म होता है उसमें दिया जा रहा है सन का, मतलब कि जो पटुआ होता है ना, तो पटुआ का बांध के इनको ये तरह ऐसे पहनाया जाता था, रस्सी का होता है। तो ये सन का बनाया जा रहा है क्षत्रियों के लिए। विस्पट होगा, विस्पट इन लोग के लिए मंत्र पढ़ा जा रहा है। वैश्य के लिए जो पेट वोट भरते थे लोगों का, उनको सर्दी में यानी कि ठंडी में ऊन का बना हुआ इनको पहनाया जा रहा है। फिर जगती इनका मंत्र पढ़ा जा रहा है इनके समय उपनयन संस्कार में। ठीक है।
और इसी समय वो जो वंश चलते थे, तो अब गोत्र का यहाँ से एक तरह से कि किस गोत्र से हैं, कौन से ऋषि किस गोत्र से हैं, अब यहाँ से गोत्र का कॉन्सेप्ट उद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से देखेंगे तो परिवार का देख लिए, वर्ण व्यवस्था देख लिए, स्त्रियों की दशा में सबसे ज़्यादा गिरावट इसी समय से माना जाता है, और इस समय से गिरावट हुआ और आज तक स्त्रियों का भी स्थिति वैसी की वैसी बना हुआ है। स्त्रियों की दशा में स्त्रियों को कहा गया कि सभी दुखों के कारण है। अब देखो उपनिषदों में और आरण्यकों में या फिर ब्राह्मणों में क्या कहा जा रहा है कि स्त्रियां सभी दुखों के कारण है। अब दुखों का कारण बताया जा रहा है इसमें। मैत्रायणी जैसे कि उपनिषद में ले लीजिए, तो इसमें कहा कि स्त्री, शराब, जुआ, ये सब एक जहर के समान है। देख रहे हैं कैसे कंपैरिजन किया जा रहा है स्त्रियों का, कि मैत्रायणी में कहा जा रहा है कि स्त्रियों को कंपैरिजन शराब से, जुआ से, एक तरह से उन तीनों को जहर बताया जा रहा है। फिर छांदोग्य उपनिषद में देखेंगे तो याज्ञवल्क्य थे और गार्गी थी। इन दोनों में संस्कृत को लेके एक बहुत अच्छा डिबेट होता है। तो ये याज्ञवल्क्य जब देखते हैं कि हम हारने लगे, तो गुस्सा में कहते हैं कि बैठ जाओ नहीं तो तुम्हारा कपार फोड़ देंगे। तो एक तरह से देखेंगे तो स्त्रियों का अब उतना अस्तित्व बराबर का नहीं रहा। अब स्त्रियों को नीचे दिखाया जा रहा है कि बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, मार के कपार फोड़ देंगे। तो ये याज्ञवल्क्य बोलते हैं, इनके डांट रहे हैं सीधे, ये जो हार रहे हैं तो गार्गी से। गार्गी बहुत ही विद्वान विदुषी थी उस समय की। जो सभा और समिति में बताए थे कि इन्हें सभावती कहा जाता था। अब स्त्रियों का इस समय सभा में इनको भाग ही नहीं लिए देने जा रहे हैं। घर में कहा जा रहा है घर में काम करो। सती प्रथा का अब साक्ष्य मिलने लगे हैं। और उस समय को जो विदुषी महिलाएं थीं, दोनों विदुषी महिलाओं को पूछता है कि ऋग वैदिक काल में हो कि उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी विदुषी महिलाएं आ जाएंगी, तो एक गार्गी, मैत्रायणी, वेदनी, वेदनी नहीं है, वेदवती है। गार्गी, मैत्री और वेदवती और सुबला और कात्यायनी, ये उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं। याद रखिए, कात्यायनी याद रख लीजिए एक ठे, और आप मैत्रायणी याद रख लीजिए, गार्गी याद रख लीजिए, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। खान पान में आ जाइए। खान पान में क्या है, तो ऋग वैदिक काल के लोग नमक नहीं जानते थे, मछली को भी नहीं जानते थे, तो और चावल को नहीं जानते थे। रोटी को तो शुरू से लोग जानते थे, नमक, चावल, रोटी को नहीं जानते थे। तो ये खान पान में एक तरह से देखेंगे तो बढ़ोतरी हो गया है, एडवांस रूप में आ गए हैं लोग। तो नमक और चावल के साथ रोटी का खाना चालू कर दिए हैं। फिर हाथी बाघ की जानकारी इन लोगों को नहीं थी, तो इसमें भी हाथी बाघ का जानकारी मिल जाता है। जो वस्त्र था ऋग वैदिक काल में, वही वस्त्र है आपका मनोरंजन में भी बिल्कुल सेम है। तो आपको अच्छे तरीके से वैदिक कालीन के जो सामाजिक जीवन है वो समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग वैदिक कालीन के जो आर्थिक पक्ष हैं इसी तरह बिल्कुल देखते जाएंगे। ऋग वैदिक कालीन पर देखेंगे, फिर उत्तर वैदिक कालीन से उसका कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग वैदिक कालीन को बिल्कुल निचोड़ के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर के तौर पर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके करीबन 200 से ज़्यादा एक क्वेश्चन को अभ्यास करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलिए, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।